नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लोकसभा सीटों में जहानाबाद सीट की। जी हाँ, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वैसे में जहानाबाद सीट पर किसकी दावेदारी बनती है। आपको पता है कि पिछली बार जहानाबाद सीट से जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जीत हुई थी, लेकिन आपको याद यह भी होगा कि पिछली बार जहानाबाद सीट पर जदयू के साथ बीजेपी का साथ, वैसे में वह सीट आसान हो गई थी जदयू के लिए जीतना। आज जो है वह समीकरण बदल चुका है। जदयू चली गई महागठबंधन में और बीजेपी के साथ सिर्फ रह गए हैं चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। वैसे में जहानाबाद सीट पर एक और चर्चा हो रही है कि इस बार चिराग पासवान जो पिछली बार 6 सीटों पर जीत दर्ज किए थे, 6 सीटें मिली थी, लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, टूट नहीं हुआ था, और 6 में 6 सीट चिराग पासवान ने जीती थी। वैसे में कुछ सीट जो अदला बदली की बात आ रही है, चाहे वो नवादा की बात हो, नवादा से तो चंदन सिंह जीते हुए हैं, लोजपा से, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जहानाबाद सीट, मुंगेर सीट चिराग पासवान अपने खाते में ले सकते हैं, वाल्मीकि नगर ले सकते हैं। वैसी स्थिति में जहानाबाद सीट का आकलन करेंगे कि यदि जहानाबाद सीट पर चिराग पासवान खड़ा होते हैं तब क्या स्थिति होगी, एनडीए में अगर बीजेपी खड़ा होती है तब क्या स्थिति होगी, वोटों का समीकरण क्या है, किस जात की कितनी संख्या है। सुमन जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चिराग पासवान की लोजपा को जो 6 सीटें मिली थी, कितना कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा उस पर तो चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा मान के चलिए कि लोजपा को 6 सीट इस बार भी मिलेगी, उसको मान के हम लोग यह चल रहे हैं कि चिराग पासवान को मिलेगी। चाचा को अगर एक आध देना पड़ा तो ठीक है, नहीं तो चिराग पासवान जो लगातार दावा कर रहे हैं कि 5+1 या 6+1, वैसी में 6 सीटें अगर लोजपा को मिलती है, तब जहानाबाद अगर सीट मिलता तो कैसे? देखिए, जहानाबाद सीट का स्थिति ऐसा है कि जहानाबाद सीट पर कभी भी भाजपा नहीं चुनाव लड़ती है जी। उसका हमेशा से सपोर्ट ही किसी को रहा, चाहे वो 2014 में आरएलएसपी को सपोर्ट किया हो, चाहे 2009 और 19 में उसने जदयू को सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय इन्हीं के साथ गठबंधन था। हम पिछले 3 चुनाव की बात करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक है कि पिछले 3 चुनाव में भाजपा ने जिसको सपोर्ट किया वही वहां जीता है। सबसे बड़ी बात, जहानाबाद में जिसको बीजेपी ने सपोर्ट किया वही जीता है। पिछले 3 बार का तो प्रदर्शन यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कि बीजेपी हमेशा से नवादा, देखिए चिराग पासवान नवादा और जहानाबाद दोनों पर दावेदारी नहीं कर सकते हैं, दोनों भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। मिलेगी तो एक ही सीट। चिराग पासवान दोनों सीट पर दावा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों सीट पर वो एक ही जाति के उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे निश्चित तौर पर। जी, तो इसीलिए हम बात करते हैं जहानाबाद की, क्योंकि बीजेपी मन बना चुकी है कि वो इस बार नवादा में अपना कैंडिडेट देगी। बीजेपी अंदर ही अंदर ये मन बना चुकी है और भीतर ही भीतर वो इसकी तैयारी कर। लेकिन कहा जा रहा है कि नवादा सीट पर भी चिराग पासवान की नजर है, लेकिन उस सीट पर क्या हो गई है तो आगे समझ में आएगा, देखने में को मिलेगा। सीटों का कहा भी जा रहा है कि दिसंबर के बाद ही कुछ तस्वीर क्लियर हो पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि जहानाबाद या नवादा या दोनों। तो आप मान लीजिए कि अगर जहानाबाद ही मिलती है सीट, तो उस स्थिति में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जहानाबाद सीट अगर लोजपा को मिलता है तो वहां का जो सामाजिक जातीय गणित और पिछला 3-4 चुनावों का जो इतिहास है उसको पहले समझने की जरूरत है। जी, जहानाबाद शुरुआत से मैं थोड़ी उसकी व्याख्या कर दूं। जहानाबाद शुरू में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस 1-2 चुनाव वहां जीती, लेकिन उसके बाद से जहानाबाद वामपंथियों का गढ़ रहा है 1996 तक। वहां लगातार वामपंथियों का वर्चस्व रहा, लेकिन 96 के बाद से वहां पर जब आरजेडी और वामपंथियों की राह अलग अलग हो गया तो वहां पर फिर समीकरण बिल्कुल बदल गया। 96 के बाद से जहानाबाद के साथ देखिए कुछ रोचक चीजें जुड़ी हुई हैं, इनको हमारे दर्शकों को जरूर समझना चाहिए। पहला ये
कि 96 के बाद से कोई भी ऐसा सांसद दोबारा जनता उसको चुनकर नहीं भेजी है, दोबारा उसको मौका नहीं दिया है वहां की रिपीट नहीं जनता। हुआ, रिपीट जी, नहीं हुआ। रिपीट नहीं हुआ लगातार। दूसरी बात, हालांकि अरुण कुमार वहां से जीत चुके हैं 2 बार। तो दूसरा चीज उसके बाद में क्या है कि वहां पर पिछले 3-4 चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर जीत का प्रतिशत जो है 35,000 से कम वोटों का रहा है। करीबन 15,80,000 के आसपास में पिछले चुनाव के अनुसार में वहां पर कुल मतदाताओं की संख्या है। 50 से 57% वोटिंग का ट्रेंड वहां लगातार बना हुआ है। और जो जातीय समीकरण है और बाकी समीकरण है उस पर मैं धीरे धीरे आना चाहता हूं। देखिए, जहानाबाद शुरू से यादवों का और भूमिहार जाति के लोगों के ही वर्चस्व का क्षेत्र माना जाता है और वहां पर इनकी संख्या भी काफी अच्छी खासी है। जैसे अगर हम भूमिहार जाति की बात करें तो करीबन 2 से 2.5 लाख भूमिहार जाति की संख्या है। यादवों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है। इसके अलावा इसके अलावा करीबन 7% कुल जनसंख्या का करीबन 1.25 लाख के आसपास में मुस्लिम मतदाता भी हैं। जैसा आप जानते हैं कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी सांसद हैं, वहां पर चंद्रवंशी वोटों की भी संख्या काफी ज्यादा है। हमारी जहां तक जानकारी है वहां पर चंद्रवंशी वोटर भी 1 लाख से कम नहीं है, 1 लाख से ऊपर ही। दूसरा चीज कि कुर्मी कोयरी वोटर के बारे में भी भिन्न भिन्न मीडिया हाउस या भिन्न भिन्न समाचार पत्र अलग अलग आंकड़ा देते हैं, लेकिन मान के चलिए कि 2 लाख 2.5 लाख कुर्मी कोयरी वोटर भी हैं वहां पर। जी, तो निर्णायक हो जाएगा। जी, सबसे बड़ा बात यह हो रहा है कि जो कुर्मी कोयरी वोटर एनडीए का घटक माना जाता था, चूंकि भाजपा और जदयू का गठबंधन होता था, तो इस बार कुर्मी और कोयरी वोटर किस तरफ जाएंगे ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। क्यों सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा इन लोग का असर नहीं होगा बीजेपी के लिए? देखिए, असर होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा ना। हालांकि भाजपा वाले तो कहेंगे कि असर होगा, जदयू वाला कहेंगे कि हमारा असर होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तो कुशवाहा वोटरों में अच्छा पैठ है। देखिए जाहिर सी बात है कि वो उस जाति के नेता हैं, तो उस जाति के लोगों में उनकी पैठ तो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन अब उस पैठ को उस समय के चुनावी समीकरणों में वोट में कैसे बदला जाए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके अलावा लोजपा के कैडर वोट माने जाते हैं पासवान जाति के लोग, तो पासवान वोट भी 80,000 से 1 लाख के आसपास में है वहां पर मुसहर जाति के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। तो पासवान वोट तो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ जाएंगे या वो भी नहीं जाएंगे? उसमें भी ये सेंध हो सकता है। वो तो कहीं पर भी वो कैसा भी कैंडिडेट हो, पासवान जाति के वोटर तो लोजपा के ही साथ जाएंगे, वहां तो कोई किंतु परंतु है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरा बात अगर हम करें वहां के सामाजिक समीकरणों को समझने के लिए, तो वहां अत्यंत पिछड़ी जातियों के, जैसा कि मैंने अभी कुछ जातियों का नाम लेकर बोला, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों की संख्या वहां काफी अच्छी खासी, और वो वोट सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। पिछड़ी जाति का वोट और कुर्मी और कोयरी जाति का वोट जो है वहां पर सबसे निर्णायक होगा, क्योंकि आपको पता है कि भूमिहार वोट किधर जाएगा, यादव वोट किधर जाएगा और मुसलमान वोट किधर जाएगा, ये सबको पता नहीं। लेकिन उनके वोट में उस समय क्या परिस्थिति बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा चीज मैं थोड़ा सा वहां के लोकल इश्यूज पर भी बात करना चाहता हूं कि जहानाबाद लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। उन 6 विधानसभा क्षेत्र में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से पता है, उस समय भाजपा और जदयू का गठबंधन था, लेकिन उसके बावजूद माले वहां पर 2 सीट जीतने में कामयाब हो गई, जो अरवल और घोसी का सीट है, ठीक है। इसके अलावा जहानाबाद, मखदूमपुर, कुर्था और अतरी, ये चारों की चारों सीट आरजेडी के हाथ में रही, यानी भाजपा और उसकी सहयोगियों के पास में 6 विधानसभाओं में शून्य प्रतिनिधित्व रहा, एक भी सीट उनके पास में नहीं था। तो इसका असर तो लोकसभा में नजर आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर महागठबंधन की बात आप करते हैं तो जो 2 सीट वो है और 4 सीट आरजेडी की, तो यह तो एक ही गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी वहां से पूरी तरह से साफ है, एनडीए पूरी तरह से साफ है।
बीजेपी वहां पूरी तरीके से साफ है। 6 का 6 सीट पर जो है वहां पर महागठबंधन का कब्जा था। जब लेकिन भाजपा एक और चीज जदयू और ने कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग अलग बात रहता है। विधानसभा में लोकल इश्यूज रहते हैं, लोकसभा का जो चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होगा। INDIA का जो गठबंधन नया बना है, इस पर जनता कितना विश्वास कर पाती है, यह देखना होगा। तो तो मैं लोकसभा चुनाव में विधानसभा की सीटों का कोई असर आप देख रहे हैं क्या? मैं कहाँ कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक पैटर्न पर होता है। मैं तो वहां की स्थिति अपने दर्शकों को बता रहा हूं, आपको बता रहा जी। हूं। मैंने कब कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक ही पैटर्न पे होता है? जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं ना। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है। ठीक है। अभी हम लोग जो पिछले साल की बात करते हैं, तो देखिए पिछले साल एक चीज और, 3 चुनाव का मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं पिछले 3 चुनाव का ही बात ज्यादा कर रहा हूं। 39 से 40% के आसपास में जो व्यक्ति वोट ला रहा है, जो पार्टी वोट ला रहा है, लगभग उसकी जीत तय हो जा रही है। हालांकि पिछली बार करीबन 40% के आसपास में वोट आपको जदयू को भी आ गया था और आरजेडी को भी आ गया था, क्योंकि पिछले चुनाव में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी मात्र 1751 वोट से जीते थे। लोकसभा चुनाव में तो काफी कम मार्जिन का आएगा। उस पे भी तेजस्वी यादव की कृपा थी। उन्होंने अपने एक प्रत्याशी ज्योति प्रकाश यादव को खड़ा कर दिया था। सॉरी, तेजस्वी यादव, मैं माफी चाहूंगा, तेज प्रताप यादव ने, जो उनके प्रत्याशी करीबन 7700 के आसपास में वोट लेकर आए थे, और सुरेंद्र यादव का फिर से सांसद बनने का सपना टूट गया। देखिए 2019 में 3,33,584 वोट 2019 के चुनाव में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को आया था। आरजेडी के सुरेंद्र यादव को 3,33,833 वोट आया। और 2014 के सांसद अरुण कुमार जब निर्दलीय लड़े, उस समय शायद उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली थी, उनको मात्र 34,558 वोट आया। ये 2019 में, चूंकि वो किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, वो इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी भी दल का सपोर्ट नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस बार वही अरुण कुमार लोजपा के सबसे बड़े दावेदार हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से लड़ने के लिए। हालांकि ये मत अरुण कुमार की लोकप्रियता को नहीं दर्शाता है। काफी लोकप्रिय नेता है, 2 बार पहले भी वहां से सांसद बन चुके हैं। काफी मगध के क्षेत्रों में उनका काफी प्रभाव रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन, उनके वोटर जो हैं वो एनडीए गठबंधन के ही लोग, एनडीए गठबंधन के वोटर और उनके वोटर सेम है। और चूंकि वो निर्दलीय इस बार चुनाव लड़े थे, इसलिए शायद उनको वोट काफी कम आया। लेकिन यही तो माना जाए कि अगर अरुण कुमार को वहां से चिराग पासवान का टिकट मिलता है, चिराग पासवान की पार्टी का, तो लड़ाई कांटे की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण कुमार काफी जुझारू नेता है, काफी अच्छे वक्ता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, जहानाबाद और मगध के क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है, और उनके समर्थक वहां पर कम नहीं है, वहां उनको चाहने वाले लोग बहुत हैं। तो निश्चित ही जहानाबाद से अगर अरुण कुमार लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक फिर से एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि आप जैसा देखेंगे 2014 के चुनाव में जब अरुण कुमार जी आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने 3,22,000 वोट लाया था, और वही उनके प्रतिद्वंदी सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के टिकट पर थे, उनको 2,80,000 वोट आया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 के चुनाव में जदयू भी इलेक्शन में लड़ा था, और वहां पर उस समय अनिल शर्मा इलेक्शन लड़े थे, आम्रपाली ग्रुप के, सभी लोग जानते हैं, काफी बड़ा नाम है। 1 लाख वोट अनिल शर्मा जदयू को उस समय आया था। जो सीपीआई माले का शुरू से वर्चस्व रहा है वहां पर, वो माले भी 2014 के चुनाव में भी लड़ा था, 2019 के चुनाव में भी उन लोगों ने लड़ा था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। 2014 में 34,000 वोट, और 2019 में करीबन 27-28,000 वोट उनको आया। लेकिन एक चीज से
मैं फिर कहूंगा एक चीज फिर से हम लोगों को समझने की जरूरत है कि 2014 में जदयू, आरजेडी, माले, ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, जिसके कारण वोटों का बिखराव हो गया। बिल्कुल बिखरा हुआ था। नहीं तो आप उनके आए हुए कुल वोटों को अगर ऐड करते हैं तो वो 2014 में अरुण कुमार जी को आए हुए वोटों से काफी ज्यादा। लेकिन 2024 में जो चुनाव होने वाला है वहां पर 2024 के चुनाव में अभी तक जो दिखने को आ रहा है कि आईएनडीए गठबंधन अगर मजबूती से लड़ता है तो वहां माले, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हो जाएगा। वहां पर अब देखने ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि जहानाबाद सीट आखिर इंडिया गठबंधन के किस पार्ट को जाता है। आरजेडी से प्रत्याशी होते हैं और संयुक्त प्रत्याशी कौन है? जी आरजेडी से सुरेंद्र यादव वहां के सबसे प्रबल दावेदार हैं। जदयू से हालांकि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी अभी वर्तमान सांसद हैं, लेकिन बराबर आप देखेंगे कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनके टिकट कटने की खबर लगातार चल रही। वो तो निश्चित है कि टिकट कटेगा तभी सुरेंद्र यादव को मिल पाएगा। नहीं तो जहानाबाद में जदयू से ही लड़ने के लिए और लोग भी तो बेताब हैं, बेकरार हैं। लेकिन सुरेंद्र यादव एक मजबूत नाम है जहानाबाद के लिए। नहीं तो जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा अपने बेटे राहुल शर्मा को भी लड़ाने के लिए जदयू से खूंटा काढ़े हुए हैं, वो भी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। इधर माले ने कहा हुआ है कि भैया हमको 9 सीट कम से कम चाहिए लोकसभा लड़ने के लिए। उसमें उसने जहानाबाद को प्रमुखता से डाला हुआ है। 5 सीटों में जहानाबाद भी जी, जहानाबाद, आरा, सिवान, इन सबको छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इन पर भी उनकी दावेदारी बहुत जबरदस्त है। तब तो आईएनडीआई में सीटों के बंटवारे को लेकर के भी घमासान हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए अगर सही ढंग से ये गठबंधन आईएनडीआई का बन जाता है और वो लोग जहानाबाद में लड़ते हैं तो लोजपा या भाजपा के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको काफी मजबूत टक्कर वो दे सकते हैं। क्योंकि एक आखिरी सवाल है कि यदि ये तो तय है कि एनडीए को वो सीट मिलेगा, चाहे उसमें लोजपा लड़े या बीजेपी लड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आईएनडीआई का भी क्लियर नहीं है। वैसे में हम यह जानना चाह रहे हैं कि एनडीए में अगर लोजपा खड़ी होती है या बीजेपी खड़ी होती है, दोनों में कोई एक तो कैंडिडेट खड़ा होगा ही, तो किसके जीतने की, किसके कांटे की टक्कर में ज्यादा जो है वह आपको पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का अगर कैंडिडेट रहेगा तब, या चूंकि देखिए गठबंधन कितना भी हो, लेकिन जब पार्टी विशेष की बात होती है तो उसके नेता, उसके कार्यकर्ता ज्यादा ढंग से लगते हैं, और गठबंधन में अगर दूसरे को सीट जाती है तो वो उत्साह नहीं रहता है। इस सच को भी मानना होगा, कुछ तो कमी जरूर रहती होगी। वैसे में अगर लोजपा खड़ी होती है या बीजेपी, तो आईएनडीआई को कौन ज्यादा मजबूती से टक्कर दे सकता है? देखिए पिछले 3 चुनाव के गणित को अगर समझें तो भाजपा जब भी अपने सहयोगी को लड़ाती है तो वो सीट उसके कब्जे में आती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आपने जवाब दे दिया। हाँ, भाजपा जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को वहां से लड़ाए, तब हो सकता है कि चिराग के झोली में जहानाबाद की सीट जाएगी। यही आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वहां पर अगर चिराग की पार्टी लड़ती है तो जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भाई वास्तुविद, आप ग्रह नक्षत्र भी देखो ना, ग्रह नक्षत्र भी तो यही उनका बता रहा है भाजपा वालों का कि जब वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं तभी वहां एनडीए गठबंधन जीतता है, चाहे मुख्यमंत्री की ही बात क्यों ना हो। अब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत दूर की बात हो गई है, लेकिन भाजपा हर जगह थोड़ी ना पिछलग्गू बनकर रहेगी। भाजपा वालों का भी स्वाभिमान अभी जागा हुआ है और उनको भी अभी अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाना है। अब वो ऐसा गलती जल्दी नहीं करेंगे, वो अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा होगी। लेकिन अभी मुझे ये दिख रहा है कि नवादा और जहानाबाद सीट में भाजपा चाहेगी नवादा सीट पर लड़ना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं,
भाजपा नवादा से लड़ना चाहेगी और वो चाहेगी कि लोजपा जहानाबाद से लड़े, क्योंकि मैंने एक ही नाम बताया है लोजपा के लिए, अरुण कुमार का, और अरुण कुमार से अभी तत्काल लोजपा को या भाजपा गठबंधन को कोई दूसरा बढ़िया उम्मीदवार वहां दिखने में मुझे तो नहीं आ रहा है। भाजपा की जिसको दिखता हो वो अलग है। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। वैसे में तमाम पार्टियां अभी से तैयारियां कर रही हैं। वैसे में चिराग पासवान को अगर जहानाबाद की सीट मिलती है तो आपने देखा, सुमन जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जिसको सपोर्ट करती है, लगातार बीजेपी जहानाबाद से तुर रही है, लेकिन जिसको सपोर्ट की है वह जीतते आया है। वैसे में INDIA के जो उम्मीदवार होंगे, कौन होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अभी सुरेंद्र यादव का एक नाम बड़ा आ रहा है, मजबूत है, उस एरिया में उनका भी अपना एक पकड़ है। लेकिन एनडीए में अगर डॉक्टर अरुण कुमार खड़ा होते हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और वैसे में संभावनाएं जताई जा सकती है कि INDIA के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको चिराग पासवान की पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार अच्छी टक्कर दे सकते हैं। जहानाबाद से अरुण कुमार सांसद भी रह चुके हैं। वैसे में इस बार अगर चिराग पासवान जहानाबाद से लड़ते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार अगर उम्मीदवार होते हैं, तो क्या कुछ समीकरण हो गया देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।